हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लखनऊ पैक्ट, जिसके अंदर मुसलमान और हिंदू सब इकट्ठे बैठे। इससे पहले पहले हम पढ़ चुके हुए हैं शिमला डेपुटेशन को। इससे पहले हम बंगाल के एनलमेंट पढ़ चुके हुए हैं, जिसके अंदर कह लें कि ब्रिटिश कांग्रेस और हिंदुओं के अंडर प्रेशर आकर उसने मुसलमानों का तहस नहस कर दिया। ठीक है, मुसलमानों को जो एक आज़ादी मिल रही थी उस पार्टीशन की वजह से, उस पार्टीशन की वजह से जो उन्हें सुकून मिल रहा था और वो एक जगह पे इकट्ठे होकर उनकी ट्रेड आज़ाद हो गई थी, सब कुछ हो गया था, वो सारा ख़त्म किया और उन्होंने बंगाल को दोबारा से जोड़ दिया। ये हम पढ़ चुके हुए हैं। मुस्लिम लीग बन चुकी हुई है और उसके बाद मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आ चुकी हुई हैं। रिफॉर्म्स के अंदर उन्होंने एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, आपको क्वेश्चन रेज करने की इजाज़त दे दी है। और कोई भी अगर ऐसा लॉ पास होता है जो कि आपको पसंद नहीं है, आप उसके ऊपर जाकर डिस्कशन कर सकते हैं उसके ऊपर। सो अब वो आपको आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम के अंदर लेकर आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने आपको बिल्कुल ही सिस्टम से बाहर रखा हुआ था ना, वो तो आपसे पूछते भी नहीं थे कुछ। ठीक है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पूछना शुरू हुए हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि लोगों को शऊर आना शुरू हो गया है कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ब्रिटिश तो सिर्फ हमें यूज कर। अच्छा जी, फिर इसी वजह से जब ये लोगों में शऊर आने लगा तो उन्होंने कहा कि यार इसके साथ खिलाफ अगर हम अलग अलग होके लड़ाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता अब हिंदुओं के अंदर भी और मुस्लिम्स के अंदर भी एक यूनिटी की फील आने लगी कि हमें मिलकर एक जद्दोजहद करनी चाहिए, ब्रिटिश से आज़ाद होते हैं उसके बाद देखेंगे हमने आपस में क्या करना है, पहले इनसे तो जान छुटवाए ना। अच्छा, इसी दौरानिए में कह लें कि कायदे आज़म ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया और इस सिचुएशन पे ज्वाइन किया कि दो दो उनकी बातें थी। एक ये कि वो कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे और मुस्लिम लीग की टोटल तीन ऑब्जेक्टिव्स थे मेन। सबसे पहला था कि आप जी लॉयलिटी टुवर्ड्स ब्रिटिश। सेकंड था कि हॉस्टिलिटी कोई भी अगर किसी और जमात के लिए तो आप उसको रिमूव करेंगे। और तीसरा था एडवांसमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। सो ये ये जो लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश है ना, कायदे आज़म ने कहा यार इसको आप खत्म करें, क्योंकि कायदे आज़म देखें, आप उनकी सिचुएशन भी समझें, वो ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर है। ठीक है, और कांग्रेस क्या करती है, पावर पॉलिटिक्स करती है। पावर पॉलिटिक्स मतलब कि वो आज़ाद इंडिया के लिए लड़ रही है। ठीक है, सो अब कायदे आज़म भी उसी का पार्ट थे, तो कायदे आज़म भी पावर पॉलिटिक्स का ही पार्ट थे और वो हमेशा से पावर पॉलिटिक्स ही चाहते थे, तो वो आज़ाद इंडिया ही चाहते थे, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटिश के अंदर थे। तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले आप अपनी ये जो आपने ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है ना अपनी जमात का, ये तो खत्म करें। और वैसे भी मुस्लिम समझ चुके थे ये बात, जबकि जब उन्होंने देखा कि आपने तो अपनी जमात का पहला पॉइंट ही ये डाला हो कि लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश, लेकिन जब बंगाल का टाइम आया तो ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने हिंदुओं का ही साथ दिया, वो उनके अंडर प्रेशर आ गए, उन्होंने आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाया, उन्होंने बंगाल की एनलमेंट कर दी ना, बंगाल की पार्टीशन खत्म कर दी, जस्ट टू मेक हिंदू हैप्पी। ठीक है, सो इसका कोई फायदा नहीं है लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश का भी अब। तो अब पहली दफा मुस्लिम्स भी जो कह लें पावर पॉलिटिक्स की तरफ आना शुरू हो गए। सो ये पॉइंट जो था ना लॉयल्टी वाला, वो मुस्लिम्स ने खत्म कर दिया। फिर जी 1915 में मिस्टर जीना जो थे कायदे आजम, उन्होंने मुस्लिम लीग को कांग्रेस के सेशंस में बुलाना शुरू कर दिया। सो इसी तरह मीटिंग्स होना शुरू हो गई। 1911, 1913, 1915 में मीटिंग्स हुई कांग्रेस सेशंस के अंदर, मुस्लिम लीडर्स ने जाना शुरू कर दिया। सो इससे ये तो बात हमने ऑलरेडी कर ली कि ब्रिटिश की लॉयल्टी ने आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाया। सो हुआ ये कि आप आहिस्ता आहिस्ता ना उनकी तरफ होने लगे कि हाँ जी हमें यूनाइट होके, क्योंकि अब आपने भी पावर पॉलिटिक्स के ऊपर यकीन करना शुरू कर दिया, कांग्रेस भी पावर पॉलिटिक्स के ऊपर यकीन रखती है, तो आपने कहा जी हाथ मिलाते हैं और इकट्ठे पावर पॉलिटिक्स के ऊपर कह लें कि आज़ाद इंडिया के लिए स्ट्रगल करते हैं। सो आपने कांग्रेस से पावर पॉलिटिक्स भी सीख ली। और दूसरी बात यह है कि अब आपका इकट्ठे बैठने का मकसद ये था कि आपके अपकमिंग रिफॉर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, आपके रिफॉर्म्स आ रहे हैं 1919, क्योंकि आपको बताया था ना हर 10 साल बाद, अभी पहला पिछला रिफॉर्म आया था 1909 में और अब 1916 चल रही है कह लें, अभी 1915 और 1916 चल रही है, तो अब 1919 में रिफॉर्म्स आने वाले हैं। सो एक ब्रिटिश के ऊपर इकट्ठा प्रेशर डाला जाए और उनसे अच्छे रिफॉर्म्स निकलवाए जाए। ठीक है, सो इसी को बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, जिसमें मुस्लिम्स और हिंदू सारे इकट्ठे बैठे। और इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। इसके पॉइंट सबसे पहले ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो हिंदुओं ने सबसे पहली दफा, लखनऊ ये एमसीक्यू भी आता है, सबसे पहली दफा हिंदुओं ने सेपरेट इलेक्टोरेट एक ही दफा एक्सेप्ट किया सिर्फ, और वो लखनऊ पैक्ट में एक्सेप्ट किया। ठीक है, आपका सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट कर लिया और इसको कहा कि ठीक है जी आप इसको हर प्रोविंस के अंदर लगाएं, नॉट इवन के
जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है, हर प्रोविंस में ये जो है ना, आप इसको सेपरेट इलेक्टोरेट को लगा दें। और कोई भी ऐसा बिल पास नहीं होना चाहिए जो कि दूसरी सोसाइटीज को हार्म करे। और वेटेज डिफाइंड कर दी कि जी अच्छा जी, मुस्लिम्स की सीट्स की वेटेज, रिजर्व सीट्स की वेटेज क्या होगी, पंजाब में क्या होगी, सिंध में क्या होगी, बलूचिस्तान में क्या होगी, NWF में क्या होगी। सो ये सारी चीज़ें इन्होंने कैले डिफाइन कर दी। लेकिन मेन जो इस पूरी मीटिंग जो लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें सारे इकट्ठे बैठ के मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठे बैठी, तो इसका मेन जो कैले क्रक्स था ना, वो ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है ना वो आपका, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरा, आपने ब्रिटिश से बड़ी हाई क्लास डिमांड की। ठीक है, आपने ब्रिटिश से डिमांड की कि एक आज़ाद इंडिया ऐसा सिस्टम बनाया, हमें बना कर दें कि जिसके अंदर सारी की सारी हमारे पास पावर हमारे पास हो, और ब्रिटिश के पास सिर्फ सेरिमोनियल पावर हो। जैसे कि अभी हमारे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट की कह लें काइंड ऑफ कानून में कोई इतनी हैसियत नहीं है कि वो कानून को चेंज कर सकता है या कुछ कर सकता है, वो कह लें सेरिमोनियल होता है। सो इसी तरह उन्होंने कहा कि ब्रिटिश की गवर्नमेंट सेरिमोनियल होनी चाहिए और पावर जो है वो सारी इंडियन गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। तो अब आपने ये ब्रिटिश से डिमांड की है। सो अब इस डिमांड से इस कह लें इसको इकट्ठे बैठने से इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ है कि एक कह लें कि पॉलिटिकल कल्चर जो था वो बड़े सगीर में स्ट्रेंथ होना शुरू हो गया, क्योंकि सारी जमातें अब इकट्ठे बैठी हैं। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकलेगा। दूसरा जी, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से बहुत कुछ सीखना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स में मुस्लिम लीग अभी नई नई आई है और कांग्रेस तो पिछले 15 20 25 साल से पावर पॉलिटिक्स खेल रही है। तो मुस्लिम लीग ने उनसे पावर पॉलिटिक्स सीखना शुरू कर दी। उसके बाद भी कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, खिलाफत मूवमेंट, ये सारी हम आगे पढ़ेंगे ऑब्वियसली। सो इसको अभी रहने दें। खिलाफत मूवमेंट भी और गांधी की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स भी हम पढ़ेंगे। तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुआ कि हमारे पास जो रिफॉर्म्स आए वो पहले से बहुत बेहतर थी। ठीक है, और इन रिफॉर्म्स के बारे में हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आपको मेरी कोई भी जो वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आपको मिले।